कोरोना के दौर में हम अगर सरकार से सवाल उठाते हैं या सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी इस महामारी से मुकाबले में देशवासियों की मदद करेगी, तो यह उम्मीद रखना भी अब बिल्कुल एक तरह से अपराध सा ही लगने लगा है। क्योंकि गोदी मीडिया और जो चाटुकार भक्त है और उनके साथ साथ जो हमारा फेल सिस्टम है, सरकार ने जिस सिस्टम का हवाला दिया है कि सिस्टम की फेलियर से लोग मर रहे हैं, लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, वह सिस्टम भी गोदी मीडिया ने और इनके चरण भाट, जिनको मैं कहूँगा कि वो जो ट्रोल का काम करते हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, इन लोगों ने ही ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हम सरकार पर सवाल उठाकर अपने देश के नागरिकों की जान बचाने का कोई भी प्रयास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर जिन लोगों ने देश के नागरिकों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयाँ या अस्पताल या कोई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोशिश की अथवा मांग की, वहाँ जहाँ दक्षिणपंथी विचार ज़्यादा हुआ, जहाँ भी भाजपा के लोग अगर सत्ता में और पावर में हुए, तो उन लोगों ने ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने का काम और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का काम किया है, जो निश्चित रूप से किसी मरते हुए व्यक्ति के पास बैठे हुए किसी गिद्ध के समान है। आपदा में अवसर तलाशते हुए प्रधानमंत्री ने आज भी कोरोना में इस्तेमाल किए जाने वाला जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आए थे वह सैनिटाइजर और मास्क थे, उन पर भी आज 18% जीएसटी लगाई हुई है और कुछ पे जीएसटी घटाई भी है। तो वो जीएसटी लगाए जाने का कारण आज तक देश को नहीं बताया जा सका। आप आश्चर्य करेंगे कि जो अब सेकंड फेज में जो 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य उसको उन 3 कंपनियों से खरीदे जिसे केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है और उन पर 5% जीएसटी वसूली जा रही है। क्या सरकार उस पेटेंट की दवाई पर जो कोरोना से महामारी में वैक्सीन का काम कर रही है उस पर जीएसटी नहीं हटा सकती थी? लेकिन सरकार की मंशा किसी भी कीमत पर यह है ही नहीं कि वह देश के नागरिकों की सुरक्षा में उनका सहयोग करे। तमाम लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं और जो आय के अवसर हैं वो लोग घटते जा रहे हैं। लोगों के सामने खाद्यान्न का भी संकट और अपने जीवन को चलाने का भी संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार ने कभी भी शिक्षा पर होने वाला खर्च या कोरोना महामारी पर होने वाला जो खर्च है उसको कहीं भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने का काम किया ही नहीं है। डीजल और पेट्रोल पर लगातार उसी ताकत से वसूली जारी है। 69% टैक्स डीजल पर लगा हुआ है और वो लगातार महंगाई को बढ़ा रहा है। सरकार की विफलता इस बात पर भी दिखेगी कि सरकार ने मैनेजमेंट के नाम पर शून्यता का जो प्रमाण पत्र दिया है वह इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और उससे भी अधिक खतरा तो एक गोदी मीडिया के लोग हैं जो चुनाव और मोदी सरकार का बचाव, सिर्फ इन 2 शब्दों के बीच में उलझे हुए हैं। आप बड़े बड़े चैनलों के अगर स्टार एंकर जो बने हुए हैं उनके लगातार प्रोग्राम देखेंगे तो उन्होंने देश की बात और जनता की बात करना बंद कर दिया है। बहुत कम लोग हैं जो एक आध उनका चैनल काम कर भी रहा है, तो उनको लगातार गिरफ्तारी का डर और तमाम तरह के ऐसे गिदड़ भपकियाँ भाजपा की झेलनी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस बेशर्मी के साथ ऑक्सीजन की डिमांड करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी, उसे देश की अदालत ने हटाने का काम किया। लोगों से को अगर ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं या ऑक्सीजन की कमी को दर्शाते हैं तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई करने की जो कोशिश उत्तर प्रदेश के भाजपा की चल रही थी वह समाप्त कर दी गई। और उत्तर प्रदेश के भाजपा के समर्थकों को, और मैं कहता हूँ पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो एनआरआई भी है, यदि भारतीय जनता पार्टी का आज कोई समर्थन करता है तो वास्तव में वह किसी नर पिशाच से कम नहीं है जो अपने देश में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में देश के नागरिकों को ही मरने के लिए छोड़ दे रहा है। हमें ऐसे लोगों से नफरत होती जा रही है और यह लोग इसलिए भी नफरत के लायक हैं क्योंकि ये खुद नफरती चिंटू बनकर घूम रहे हैं। जिस प्रकार से बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या ने किसी हॉस्पिटल में जाकर उनके कर्मचारियों की लिस्ट मांगी और केवल मुस्लिम पदाधिकारियों के खिलाफ उनको कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके कार्य से हटाने का काम किया। वह ये भूल गए कि कोरोना महामारी के दौर में पीड़ित और उनका इलाज करने वाले लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं और वो लगभग सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मैं आपको सिर्फ एक शब्द में बताना चाहूँगा कि उनकी सोच सिर्फ यही है कि जब वो किसी काम को करने में फेल हो तो उसमें वो धर्म का एंगल ढूंढ लेते हैं। इस देश में बहुसंख्यक जो है वो खतरे में है भाजपा के हिसाब से।
पूरी दुनिया में एक जहाँ पर जो धर्म जाति भाषा के लोग अधिक संख्या में है वो कभी खतरे में नहीं आते, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है हिंदू खतरे में है। और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत देश में हिंदू खतरे में है, क्योंकि देश के अधिक संख्यक हिंदुओं ने देश की सत्ता में ऐसे निरंकुश और निकम्मे लोगों को बिठाया हुआ है जो उनकी सहायता और सुरक्षा करने के बजाय उनका शोषण और उनको खतरे में लाने में काम कर रहे हैं। भाजपा के सांसदों की इस प्रकार का व्यवहार, जैसे राजीव प्रताप रूडी ने करीब 100 एम्बुलेंस अपने सांसद निधि से खरीदी और उनको लाकर अपने घर के बाहर खड़ी कर ली, और 6 महीने से लगातार लोग रिक्शाओं में से लेकर साइकिलों तक पे अपने परिजनों के शवों को ढो रहे हैं और अपने मरीजों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन बेशर्म सांसदों को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने वो गाड़ियां अपने घर पर क्यों खड़ी कर रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अस्पताल का उद्घाटन करते हैं, कोविड अस्पताल का, और वहाँ गुब्बारे लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। यह किस हद तक की पराकाष्ठा है कि महामारी के दौर में जहाँ चारों तरफ हम अपने परिजनों और प्रियजनों को खो रहे हैं, ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री केवल एक नौटंकी करने के लिए भगवे रंग के गुब्बारों को फोड़कर और उनको लगाकर वहाँ एक ऐसी प्रदर्शनी कर रहा है कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। भाजपा की बेईमानी और निरंकुशता का एक और उदाहरण है कि जब सऊदी अरब से ऑक्सीजन के सिलेंडर हवाई जहाज के माध्यम से आए और वो हवाई जहाज से जब वो उतरे तो उतरने के बाद उन पर जो बड़े बड़े स्टिकर्स थे उनको रिलायंस के स्टिकर लगाकर ढक दिया गया। यानी यह दिखाने की कोशिश हुई कि सऊदी अरब से ना आकर ये रिलायंस ने काम किया है। यानी अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए नीचता की हद तक गिर जाने का जो परिचय प्रधानमंत्री ने दिया है, यह वास्तव में सोच का विषय है। मैं आपके सामने ये सारे सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल उठाने की जिम्मेदारी देश की गोदी मीडिया की थी, जो आज चंद चांदी के सिक्के देखकर प्रधानमंत्री और भाजपा की गोदी में जाकर बैठ चुकी है। हमारी लड़ाई महामारी से भी है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से भी और गरीबी से भी है, और साथ साथ देश में पनप रहे आतंकवाद से भी है, और तमाम तरह की समस्याओं से हम लोग जूझते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली हमारे देश में आ चुकी है, और इस आर्थिक बदहाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार है, जिन्होंने झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन अगर आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारी स्थिति यह है कि हम गोदी मीडिया और भाजपा के जाल में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो देशवासियों की भी रक्षा का काम करेंगे। हम सब लोग अगर एक साथ कोशिश करें तो कुछ न कुछ मदद हम अपने आसपास के लोगों की कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मदद ये होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, इन्हें उसी प्रकार से कुचलने का काम करें जिस प्रकार से वे जहरीले सांप को कुचलते हैं। क्योंकि ये लोग जब किसी काम को करने में विफल होंगे तो यह हमेशा सांप्रदायिक एजेंडा और धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर भेदभाव का एजेंडा लेकर आएंगे। अगर हिंदू खतरे में है तो मैं इनका समर्थन दोबारा से इसलिए करूंगा। हिंदू खतरे में तो देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं और सबसे अधिक बीमारी से पीड़ित भी हिंदू ही हैं। तो इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए ऑक्सीजन तक भी उपलब्ध नहीं कराई और उनके लिए हॉस्पिटल्स तक भी उपलब्ध नहीं कराए। कोविड हॉस्पिटल में केवल 2 सुविधाएं थी, वेंटिलेटर देश के तमाम अस्पताल, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें धूल खा रहे हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर से लेकर जिस शहर में भी हमारी बात होती है, वहाँ सरकारी खरीद जो वेंटिलेटरों की पिछले 1-1.5 साल में हुई है, वह केवल धूल खाने के लिए है। मेडिकल स्टूडेंट्स को उनका उपयोग करके, सदुपयोग करते हुए उनको लगाने की कोशिश नहीं की जा रही। सरकार केवल लीपापोती में लगी हुई है। एम्बुलेंस खरीदते हैं, अपने घर रख लेते हैं, वेंटिलेटर है वो धूल में पड़े हैं। तमाम उपकरण, ऑक्सीजन के जो प्लांट लगने थे वह लगाए नहीं गए हैं। अब 550 प्लांट जो लगाए जाने की झूठी घोषणा मोदी सरकार ने उस 20,000 करोड़ रुपए से की थी, जो देश को आर्थिक पैकेज मिला था, उसका दुरुपयोग हुआ कि उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। हम सब लोगों को आज ये कड़ी लड़ाई में इस सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, जो तानाशाही और अपनी मक्कारी का प्रदर्शन करते हुए लोगों को राहत दे पाने में फेल है, और साथ ही इस महामारी से भी लड़ना है। और इस महामारी के बाद जो आर्थिक मंदी का जो दौर आएगा, उसमें भी अपने सभी साथियों, भाइयों और देशवासियों को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।